अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। हामिद मीर साहब सालाना मामूल की छुट्टियों पर हैं। इस दौरान इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। जिस तरह खबर आई जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से मुतालिक, उसकी बाज़गश्त अभी भी सुनाई दे रही है और ये बात यहाँ रुकती नज़र नहीं आ रही बल्कि आगे बढ़ती चली जा रही है। साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर बाज़ाब्ता चार्जशीट करने के बाद सियासी माहौल मजीद गर्म हो गया है। सियासतदानों को भी बयानात आना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ से इस बारे में बात हो रही है। अब ये इतलात हैं कि फैज़ हमीद से एक दो नहीं बल्कि 50 के करीब सियासतदान राबते में थे। और इसमें अहम तरीन बात यह है, दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक कि इसमें से बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। यानी सिर्फ तहरीक इंसाफ के सियासतदानों से वो राब्ते में नहीं थे और जमातों के सियासतदानों से भी वो राब्ते में थे। हुकूमती जमात का मौक़िफ़ सामने है। वो तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके जनरल रिटायर्ड फैज़ से ताने बाने थे और इसी के साथ मिलकर वो साजिशें करते थे। दूसरी तरफ PTI का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है। क्या ये मामला इतना सादा है जितना कि इस बारे में बताया जा रहा है? सानेहा 9 मई जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है, उस पर कमीशन बनाने का मुतालबा PTI की तरफ से अब भी कायम है, लेकिन हुकूमत उसको संजीदा लेने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। इस दौरान एक और बात यह हुई है कि 24 नवंबर के मार्च के सिलसिले में ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त की भी समाअत हुई, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई है। और इन महाजों से आगे निकले हुकूमत तो एक ऐसी जमात जो कि हुकूमत में शामिल नहीं है लेकिन हुकूमत का साथ देती रही है, वो पीपल्स पार्टी है जो कि हुकूमत से इस वक्त काफ़ी शदीद नाराज़ नज़र आती है। हम बात करेंगे मेहमानों से। सेनेटर ताहिर खलील सिंधु मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। बैरिस्टर उमैर नियाजी रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शहला रज़ा साहिबा रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोग्राम में मौजूद है। ताहिर सिंधु साहब से पूछेंगे कि वो तो उनकी जमात तो इल्ज़ाम लगाती रही है कि तहरीक इंसाफ के लोग जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ मिलकर ये साजिशें करते रहे हैं, और इससे मुताल्लिफ जो मौक़िफ़ ख्वाजा आसिफ साहब का सामने आया है वो भी आपको दिखाते हैं और फिर इनसे सवाल करेंगे। कानून जो है खुद ही वाजे कर गए हुए हैं बानी PTI। उनकी हुकूमत के दौरान बहुत से सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल। बानी PTI को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सरफ़हरिस्त जो है वो फैज़ हमीद साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। ताहिर खलील सिंधु साहब, नून लीग का मौक़िफ़ तो यही रहा है कि उनकी वजह से वो इक़्तिदार में आए, उनको बेशुमार फ़ायदे हासिल होते रहे और रिटायरमेंट के बाद भी वो PTI से राब्ते में रहे। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ता नहीं था जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का, दूसरी जमातों के लोगों से भी था। आपकी जमात के लोगों से भी राब्ता था? बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। मुझे ये तो नहीं पता कि हमारी जमात के लोगों से उनका राब्ता था या नहीं, इसके बारे में आई हैव नो एनी कोजेंट एविडेंस। लेकिन मुझे इस बात का ज़रूर पता है कि तहरीक इंसाफ का साथ उनका बहुत ज़्यादा राब्ता था। और ये जितना भी सिलसिला चला है, जनरल फैज़ का एक बहुत बड़ा प्लान था। उनका प्लान ये था, लेकिन बाकी प्लान तो अल्लाह पाक के होते हैं, जो कुछ अल्लाह पाक ने करना है। उनका प्लान ये था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस वक्त के, उनको एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और उसके बाद वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए। तो दिस वाज द रीज़न एक्चुअली। और मतलब लेकिन अल्लाह के प्लान कुछ और होते हैं, इंसान के प्लान कुछ और होते हैं। ये जो 9 मई का वाक़या है, सबसे बड़ी बात ये मैं आपको एविडेंस देता हूँ एज ए लॉयर भी, कि देखिए किसको पता था इतने जितने भी अपना तनसीबात पे हमला हुआ है, किसको पता था, कौन बता सकता था कि यहाँ पे फौजी तनसीबात है? स्वाय उनके अलावा किसी जगह पे हमला नहीं हुआ। और इनके अपने लीडर जो जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने GHQ के सामने खड़े होकर कहा कि हमने को थाना सिविल लाइन लाहौर में हमला तो नहीं करना था, हमने GHQ पे करना था। ये ओपन है, ये मतलब आप चला भी सकते हैं अगर आप अपने प्रोड्यूसर को कहें तो इस हद तक मतलब आप अपने उनकी जला रहे हैं सारा कुछ। आज तक ये तो काम इंडिया भी नहीं कर सका ना जो इन्होंने कर दिया इस हवाले से। और अब फिर नई बात आ गई, अब भी ये जो गांधी जी की तहरीक, सॉरी गांधी जी की कह रहा हूँ, बानी PTI की तहरीक थी सिविल नाफरमानी की, तो वो भी इन्होंने कह दिया, वो भी उसको बचाने के लिए एक थी। वरना सबसे पहले आपको पता है कि जब लास्ट टाइम भी हुआ था तो जो बानी PTI है उनकी मोहतरमा जो उस वक्त थी, उन्होंने सबसे पहले बिल पे किया था। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने बिल पे किया था। हालांकि उन्होंने फरमाया था, कहा था बानी PTI ने कि हमने सिविल नाफरमानी की, हमने बिल अदा नहीं करने, लेकिन सबसे पहले उस वक्त की जो अहलियत थी उनकी, उन्होंने, और शाह महमूद कुरैशी जो बड़े लीडर्स थे इनके, उन्होंने बिल दिए थे, लोगों ने भी बिल दिए थे। तो हम ऐसी बात करते क्यों हैं? बिकॉज देयर वॉज अल्टीरियर मोटिव्स। और अल्टीरियर मोटिव क्या थे कि इसके उनको पता चल चुका था। ये बात नहीं, यहाँ पे कौन सी बात, सारी बातें जुनैद साहब अनवेल हो जाती हैं। पता था
कितने दिनों से फैसल वावडा साहब वट एवर आई डो नॉट नो कि व्हाट इज़ हिज पोजीशन, मेरे साथ वो सेनेटर हैं, लेकिन ये नहीं पता, लेकिन वो कह रहे थे यही बात सारी फरमा रहे थे। तो ये चूँकि उस बात का पता था, लिहाजा इन्होंने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसका ऐलान कर दिया था। अगर यही बात, अगर जो आज बात हुई है और जो फिर उमर अयूब साहब ने बात की है, अगर यही बात 2 साल पहले हो जाती है, अभी मैं और मेहर भाई हम दोनों इकट्ठे वकील भी हैं लाहौर में, और मेरा बड़ा इनसे अच्छा रिश्ता है, ही इज़ फ्राम PTI, आई एम फ्राम PMLN, बट आई हैव वेरी गुड रिलेशंस। मैं तो नहीं इस बात की, मैं तो मुकरूंगा भी नहीं कभी भी, क्योंकि मेरा फैब्रिक ही ये नहीं है। लेकिन अभी भी हम बात कर रहे थे कि यही बात मैं कर रहा था, मेरा मौक़िफ़ ये था कि आज जिस डायलेक्ट की बात हो रही है, अगर ये 2 साल पहले हो जाती तो शायद आज कुछ नताइज फ़र्क होते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही कहा था, हमने शुरू में भी इनको कहा था कि आप और कुछ ही, चलो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें। लेकिन उस वक्त खान साहब, ये जो अवामी प्रेशर होता है ना जी, जब आपके सामने अवाम आती है तो बड़ा कम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये क्या हुआ था डी चौक में, जब अपना बुशरा बीबी ने देखा कि सामने लोग हैं या व्हाट्सएवर, तो वो फिर बंदा, वो एक लफ्ज़ है वटाइगो। आप कह रहे हैं कि जो भी इल्ज़ामात हैं फैज़ हमीद पर, उससे फ़ायदा जो भी हासिल हुआ उनके इक़दाम से, वो तहरीक इंसाफ को, दोनों को, उनको भी हो रहा था, उनके साथ एक जनरल था, 2 और थे, 4 ऑफिसर्स हैं ये 4 ऑफिसर्स। और मैं पर्सनली, आज चूँकि आप पढ़े लिखे एंकर हैं, मैं पर्सनली ये बुक लेके आया था इसलिए, अबाउट मिलिट्री ट्रायल और मिलिट्री लॉज इन पाकिस्तान, क्योंकि एक वक्त था 2014 में जब APS पे हमला हुआ था तो सारी जमातों की मीटिंग हुई थी, तो सबसे बड़ा इनका मुतालबा था बानी PTI और सबका कि मिलिट्री ट्रायल ऐसे लोगों को होना चाहिए जो दहशतगर्दी करते हैं, और ये भी टेररिज्म ही है ना। देखें आप क्या 3 एक बड़ा आम है, मुझसे ज़्यादा ही इज़ कॉम्पिटेंट दैन मी, 3 MPO एक दफ़ा है, जिसके तहत कोई भी डिप्टी कमिश्नर किसी बंदे को अंदर कर देता है, उसको तो हुकूमत छोड़ सकती है बंदे को, लेकिन अगर किसी अदालतों ने किसी और क्राइम्स में किसी बंदे को अंदर किया तो हुकूमत कैसे छोड़ सकती है? ट्रायल से मुताल्लिक तो गुज़श्ता हमने बात की है। बैरिस्टर उमर, अब उन पर चार्जशीट लगी है, ट्रायल आगे बढ़ता है, उनको सज़ा होती है, तो फिर तहरीक इंसाफ पर भी सवाल उठेगा, तहरीक इंसाफ के लिए भी मुश्किलात मज़ीद बढ़ने वाली हैं। नहीं, देखें, अभी तो एक प्रेस रिलीज़ आई है और प्रेस रिलीज़ से बुनियादी तौर पे 2 कंपोनेंट सामने आते हैं जो उनके ड्यूरिंग सर्विस इन्ग्रेशंस का डिस्कशन में आई बात है, जो टॉप सिटी के हवाले से, उसमें तो वो कहते हैं चार्जशीट कर दी है, बाकी कहते हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरा एक मौक़िफ़, वाज़ेह मौक़िफ़ है, मैं समझता हूँ कि सिविलियन का कभी भी मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। मतलब देखें, एक डिफरेंट सिचुएशन है, एक आपके मुल्क में कलभूषण आ जाए, वो डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है। अगर आप सियासतदानों को, सारों को इस तरह कटहरे में खड़े करने लग जाएंगे, ठीक है, उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपके सामने ही एक वक्त गुजरा, ठीक है ना, मतलब तैयारा साजिश केस बनाया गया, अगर वो उस एनालॉजी पे चलें तो फिर तो जनरल ज़ियाउद्दीन और नवाज शरीफ का भी मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए था। ATA के तहत क्यों भाई हमने किया? बात है ये लचक दिखानी पड़ेगी। हम अब बुग़ज़ में इमरान खान हमें पसंद ना, हम उस हद तक चले जाएं, बात है सिस्टम में लचक छोड़ें। सियासतदानों ने अल्टीमेटली मुल्क चलाना है, इस चीज़ का सियासतदानों ने फैसला करना है। रिटायर्ड फैज़ हमीद ने वायलेशन आर्मी एक्ट की तो है, वो करें, तो वो तो फौज करेगी। मैं उससे बियॉन्ड बात कर रहा हूँ। बात है कि अगर आप एक लार्जर नेक्सस बना के आप कहें कि 4-5 और सियासतदानों को हम उसमें धक्का दे देंगे तो PTI उस चीज़ से ख़त्म नहीं होने लगी। बात है ये खाम ख्याली है। बात है मैसिव सपोर्ट जो PTI की है वो उसी तरह ही रहेगी। बात है, ये बात सही है कि तहरीक इंसाफ ने उन्हीं की मालूमात फराहम करने पे सब कुछ किया। देखें अब पोस्ट हम रिटायरमेंट एक बंदे को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि वो इतना पावरफुल था कि सिस्टम वो उसके बाद भी चला रहा था। मतलब अब इधर हमें कह रहे हैं कि 9 मई अपने लोग कर चुके हैं, अब 9 मई के इंसिडेंट्स की उठा के देख लें, क्या ये ओपन प्लेसेस नहीं थी? ये क्या कोई कहूटा की एटमी साइट्स थी जिसका किसी को नहीं पता था, कि जिसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि जो है ना, मतलब किस तरह से एक लिंकेज बनाया जा रहा है। मतलब मैं अब इसका दिफा नहीं कर पा रही कि राब्ते थे, किस वजह से थे? देखिए राब्ते किस वक्त थे, जानते हैं आप? उनका बयान इस मुताबिक हम सुनवाते हैं। मगर जनरल फैज साहब, उनके बारे में जो ये कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी कर रहे थे, कैन यू कंफर्म कि उनका तहरीक इंसाफ के साथ किसी लेवल पे कोई रब्ता था? कभी शाज़ नादर कोई 2 महीने में, 3 महीने में, हाउ आर यू, ठीक हो, सब ठीक है, सारा कुछ दैट काइंड ऑफ। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि कुछ और लोग भी PTI के थे जिनके उनके साथ इंटरेक्शन था। वो किस नोयत का था फ्रैंकली, इंटरेक्शन था उनकी रिटायरमेंट के बाद भी? हाँ, देखिए जी, जिनके साथ दोस्ती होती है वो ये तो नहीं देखा जाता कि ये रिटायरमेंट हो गई है तो आप इनके साथ आप ताल्लुक तोड़ लें, तो वो ताल्लुक तो जारी रहते हैं, जो ताल्लुक होते हैं वो जारी। आपके साथ था कि नहीं था रिटायरमेंट के बाद? अलैक सलैक की हद तक जी, आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है, फाइन, दैट्स ऑल। और सियासतदान PTI के दोस्ती, अब फैज़ हमीद साहब कुछ सियासतदान तो नहीं है ना कि वो किस वजह से राब्ते करेंगे और तहरीक इंसाफ? पोस्ट रिटायरमेंट आप देख लें कितने जनरल इस वक्त पॉलिटिक्स में आए हैं,
ठीक है, कितने लोग और फील्ड्स में गए हैं। पोस्ट रिटायरमेंट आपका 1-2 साल का एक गैप पीरियड होता है, ठीक है ना, कि आप उस तरह से नहीं इलेक्शन लड़ सकते, मगर है कि ओवरऑल लोग अलाइन तो होते हैं, कहीं ना कहीं चले जाते हैं, कहीं ना कहीं सेनेटर्स बन जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट रोल्स में आ जाते हैं। तो ये वो उस तरह का नहीं है। बात है कि देखें ओवरऑल एक आपका स्पाई मास्टर रहा है, ठीक है, स्पाई मास्टर को एक्सेस होती है, हर दौर के स्पाई मास्टर पे इस तरह के एलिगेशंस बनते रहे, ठीक है। अगर आपने करना है, पीछे भी देखने आपके ही इस पॉलिटिक्स, इसी में अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए, मिडनाइट जैकल जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें नून लीग ने वो करने की कोशिश की पीपल्स पार्टी के एमएनएस को, तो उस वक्त भी क्या इदारा नहीं इन्वॉल्व था, इंटेलिजेंस विंग नहीं इन्वॉल्व था। तो ये इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में होती रही हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बात ये है कि अल्टीमेटली ये जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं इन्होंने डिसाइड करना है कि किसकी कितनी इनग्रेस होगी। अगर ये रास्ता देंगे तो रास्ता खुलता जाएगा। आज एक मौका बन गया है कि टेबल पे सारे बैठे हैं। आज जो पार्लियामेंट का पिछले 2-3 दिन से माहौल है वो कुछ शो कर रहा है कि शायद चीज़ें टेबल पे हल हो सकती हैं। तो अगर कुछ गिव एंड टेक हो के चीज़ें टेबल पे हल हो सकती हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज वजह ये ना हो कि ट्रायल की खबरें आने के बाद ऐसा हो रहा हो। नहीं, देखें ट्रायल, देखें इमरान खान साहब की ज़ात मैं जानता हूँ, मतलब करीब से, मैंने बहुत करीब से एनालाइज़ किया खान साहब, मतलब उन्हें इन चीज़ों का खौफ भी नहीं है। मतलब देखें एक बंदा 1.5 साल से बैठा है, उसने आज तक एक दफ़ा नहीं कहा मुझे पिम्स अस्पताल शिफ्ट करें। बात है इधर से आप किसी और कस्टडी में ले जाएंगे, उससे इमरान खान की सेहत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इमरान खान ने एक चीज़ डिसाइड कर ली है, देखें कि वो एज़ हीरो वापस आना चाहता है। उसके लिए ये मानी नहीं रखता कि प्राइम मिनिस्टर बनना है, कोई गिव एंड टेक करना है, मतलब कोई ये समझे कि वो अपनी सीट के लिए, अपनी पोजीशन के लिए बार्गेन करेगा। फैज़ साहब के मामले पे वो डेस्परेट ज़रूर रहे माजी में, इसमें कोई शक नहीं है, सब इस बात को जानते हैं। और जो मौक़िफ़ है वो माजी में तस्लीम किया गया है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, लेकिन जैसे ही ये बहुत बड़ी खबर आई तो बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा और फिर बैरिस्टर अकील मलिक ने क्या कहा, देखिए। ये फ़ौज का प्योरली एक अंदरूनी मामला है, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं सर। लेकिन चार्जशीट में बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं और उसमें पॉलिटिकल एफिलिएशन का भी कहा गया। देखिए जहाँ तक पॉलिटिकल एफिलिएशन का जिक्र किया गया है, अगर कोई इसके साथ है तो वही होगा। देखिए उसमें 9 मई की तरफ इशारा लोगों ने कहा, पर उसके बाद यही आया कि जो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंडाइटमेंट और चार्जशीट जो हुआ उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। खान साहब तो ख़ुद कहते थे कि ये एसेट हैं, मैं इनको किस तरह जो है इस पोस्ट से जो है हटा दूँ। और फिर जिस तरह उन्होंने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया उनको उस मकाम पे पहुंचाने का, लेकिन कुछ फ़ैसले अल्लाह ताला की ज़ात के होते हैं और ये फ़ैसले अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि किसको कहाँ पे होना चाहिए। मज़ीद लोग भी पकड़े जाएंगे पॉलिटिकल और दूसरे? बिल्कुल, पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल या ए पॉलिटिकल, ये तमाम तर लोग जो हैं वो इसके ज़द में आएंगे। और वो इसलिए होगा क्योंकि इस तमाम तर जो एक नेफेरियस डिज़ाइन था जो 18 से पहले शुरू किया गया था, जो प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया था, उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड रहा है वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो इस पूरे की जद में आएंगे। शैला रज़ा साहबा, आपको क्या लगता है इन दोनों बातों में से किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? अब चार्जशीट जितनी सामने आई है उसके हिसाब से 50 के करीब हैं। तो फैज़ हमीद साहब ने फ़ोन ज़रदारी साहब को भी किया था और नवाज शरीफ साहब को भी किया था और उनसे अपने लिए सपोर्ट मांगी थी। अब कहा यही जाता है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी जिसमें अता बंदयाल साहब को सामने रखते हुए ये बात हुई थी कि मज़ीद इनको आर्मी चीफ़ बनाया जाएगा। और क्योंकि बानी पीटीआई जो हैं वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ राग़िब थे तो उनको फिर प्रेसिडेंट करके एक लॉन्ग टर्म उन्हें दी जाएगी और सारे मुखालिफिन को जो उनका तरीक़ाकार रहा, जो उनकी हुकूमत में, कि जेल में रखा जाएगा, न औरत को तमीज़ होगी न किसी की। आज हमें बहुत इखलाक़ी भाषण मिलते हैं। तो जो भी सूरत हाल है, जो मैं इसको इससे ज़्यादा नहीं चाहती कि मैं डिस्कस करूं, लेकिन एक प्लान तो था। अब वक्त के सामने जैसे सामने आएगा हम इसको देखेंगे। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज तो आने से पहले मुझे ये भी ख़बर मिली कि जी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और इस बात से हट गए हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को के लिए हम बात नहीं करेंगे और इसके लिए भी कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए और बस वो अब सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जो है कमीशन बनाया जाए। तो मेरा जो कहना है वो ये है कि मुज़ाकरात के लिए कब दावत नहीं दी गई।
जब पीडीएम की हुकूमत थी या कौन सी थी, तो इलेक्शन की बात थी, तो शाह महमूद कुरैशी साहब वगैरह की टीम बनाई गई थी और ये इन्होंने बात शुरू की थी। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने 80% अपना टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन फिर वो सबुटैज हो गए थे। फिर इसी तरह 26 अमेंडमेंट में इनकी 4 अमेंडमेंट थी और इनके लीडर जो आमिर डोगर हैं उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि अगर ये अमेंडमेंट थी तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं। फिर एक दिन डिले किया गया और अडियाला की तरफ इनको भेजा गया और वहाँ से वही जवाब आया नो। फिर भी ये चीफ जस्टिस के जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें जाना चाहते थे, लेकिन जो सेक्रेटरी जनरल की कमेटी में नहीं है उन सेक्रेटरी जनरल ने कहा नहीं, पता चला वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी पॉलिटिकल पार्टी के सेक्रेटरी साहब कुछ हैं। फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन में आ गए। फिर अभी आपने देखा कि 26 नवंबर से पहले बाकायदा बैरिस्टर सैफ को बुलाया गया हैली देके, और बैरिस्टर गौहर को जो है वो मसरूफ़ किया गया कि भाई प्लीज़ खुदा के लिए आप कुछ करें, और वो अडियाला से आते और जाते रहे। उन्होंने इनको तो बेवकूफ़ बना दिया कि ओके संगजानी में बैठ जाओ, लेकिन जो लीड कर रहा था उससे कहा तुम अड़े रहना डी चौक की तरफ। तो सबुटैज कहाँ से हो रहा है मामला, इसको देखना चाहिए। जहाँ तक असेंबली की बात है तो देखें वहाँ पे चेयरमैन बिलावल की हिदायत पे पार्लिमानी कमेटी बनी है, और कल हमने एडवाइज़री कमेटी में डिसाइड किया था कि पार्लिमानी कमेटी का भी इजलास बुलाया जाएगा और ऑपोजिशन को पूरा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि वो बात करें। और हम असेंबली का तो फ्लोर नहीं बंद कर सकते ना असेंबली होते हुए कि हम बात ना करने दें। तो उनके आने पे है, अब उन्होंने बात की है तो आगे बढ़ सकते हैं। अब आप आज देखें, ये कहते हैं कि कमीशन बनाया जाए, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है वो स्पीच कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अगर गोली चली है तो इस पर तहकीकात की जाए कि क्यों। तो अगर आप भी अगर पे हैं, अच्छा फिर जो है बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पंजाब से लोग इसलिए नहीं निकले कि 5000 गिरफ्तार हैं। उमर अयूब कहते हैं हाँ जी पूरे 5000 गिरफ्तार हैं। अब अगर 250 लोग जो हैं ज़ख्मी हैं तो आप कम से कम इतना तो आइडेंटिफाई कर देना कि किसको आतिशी असला से जो है वो ज़ख्मी है, और आप उन जख्मियों के नाम दे दें। ये सानिया कारसाज से बड़ा तो सानिया नहीं है ना। उन्होंने कहा कि ऐवान हमें पूरा मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है जिसमें शोहदा के नाम लिखे हुए, पूरे पाकिस्तान के शोहदा जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी, सोख्ता लाशें थीं, उनको घड़ी खुदा बख्श में दफन किया है मैं भुट्टो हूँ का कदबा लगा के। तो ये आज इतने दिन हो गए। उनके मौक़िफ़ में कुछ लचक तो नज़र आई, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपने शुरू में कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब ने नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी दोनों से रब्ता किया था। ताहिर खलील हिंदू साहब किया था रब्ता नवाज शरीफ साहब से? मेरे इल्म में नहीं है। शैला साहब फरमा रही हैं तो मैं उनको नेगेट तो नहीं कर सकता, मैं प्रोग्राम में थी तो कौसर काज़मी साहब ने बताया, और जो दूसरे मैंने और प्रोग्राम सुने तो उसमें मुझे पता चला कि उन्होंने जरदारी साहब से भी रब्ता किया था कि आप मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएं, क्योंकि वो सबको मुख्तलिफ राग दे रहे थे। ये अलग बात है कि जो आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनके भी ख़ानदान का ट्रैवलिंग डाटा जो है जमा करके कहीं भेजा जा रहा था कि इनको ना बनाया जो जाए। तहकीकात में खबर दी है अंसार अब्बासी साहब ने, उसमें फिर आ जाएगा नाम सियासतदान होगा। अब ये खबरें हैं जो मुख्तलिफ जराए से हम देख के देखना तो आपने ये है, देखना तो जिनेद साहब ये है ना कि अगर किसी से बात की भी है, मैं चूंकि मुझे पता नहीं है तो बात क्या की है। नंबर 1, जिस तरह उन्होंने फरमाया ये चकवाल और बंदयाल का आपस में इतना गहरा रिश्ता हो चुका था ना, ये बहुत आगे तक लेके जाना चाहते थे। लेकिन दोबारा फिर मैं वही बात कहूँगा कि अल्लाह पाक का निज़ाम है जो उसका अपना प्लान है, इंसानों का अपना प्लान है। अदरवाइज दूसरा जो अभी मेहर भाई फरमा रहे थे, देयर आर 4 स्टेजेस। ये पुलिस वाला चक्कर नहीं है कि पहले बंदे को पकड़ो, उसको मारो, व्हाट्सएवर जो भी करो, नहीं। यहाँ पे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, एविडेंस ढूंढी जाती है, उसके बाद जाके दूसरा उसका जो होता है चालान बनता है व्हाट्सएवर, उसके बाद चार्ज फ्रेम होता है, उसके बाद जो इनका एडवोकेट होता है अपना फौज का उसके पास जाता है, और उसके बाद फिर ट्रायल शुरू होता है। आप एक बात बताएं कि इतने व्लॉग्स होते हैं कि उनमें हमें मुख्तलिफ खबरें मिल रही हैं, तो मैं जो भी बात कर रही हूँ उसकी बुनियाद पे मैं तो इसके किताब के बारे में तो नजर आ रहा है आपके तरफ से ना भी आए, लेकिन बैरिस्टर अकील के चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी थी। बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून थोड़ा खुश नजर आ रही है कि फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो मुस्लिम लीग नून को इससे क्या मिलेगा? क्या वो ये समझ के कर रही है कि इमरान खान साहब को इससे नुकसान पहुंचेगा? नहीं, अगर किसी ने भी जुर्म किया, किसी ने भी किया, कोई भी हो, मैं ज़ाती तौर पे एज ए सेनेटर भी और एज ए मियां नवाज शरीफ का एक अदना वर्कर होते हुए भी कहूँगा, अगर किसी ने भी जुर्म किया तो सजा उसको मिलनी चाहिए डेफिनेट। लेकिन किसी बेगुनाह को नहीं। आप देखना ये पड़ेगा असल में होता क्या, तरीका कार क्या है कि अगर ये खान साहब का केस आता है तो ये सबसे पहले जाएगा, बैरिस्टर उमर मेरे साथ मेरा एग्री करेंगे, सिविलियन कोर्ट में। जो सिविलियन कोर्ट में जाएगा फिर जज के बारे में रीजंस कि दिस केस शुड गो टू द अपना मिलिट्री कोर्ट,
फिर वहाँ से वो केस आगे जाके लेके जाएगा और आगे भेजेंगे, फिर उनके साथ ट्रायल हो सकता है। लेकिन इसमें सिविलियन का ट्रायल के ऊपर वो नहीं है, बार नहीं है किसी सूरत में। जो आर्टिकल है, जो एक्ट है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, ये मेरे पास जो है, इसके साथ बार नहीं है। अगर कोई अकम्प्लिस है या बेटर है या परपिटेटर है, कोई ऐसी एविडेंस मिलती है, कोजेंट एविडेंस, तो फिर होगा। बट इट डिपेंड्स। जो उन्होंने वकील 2 किए हैं, जो मैं सुना अपना हारिस साहब और एक दूसरे और वकील किए हैं इन्होंने, जनरल फैज़ ने, पहले भी उन्होंने उन्हीं को वकील किया था, अभी अच्छे, बहुत आर वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर। तो वो देखेंगे कि उसमें ट्रायल में वो क्या लेके आते हैं सामने। लेकिन आर्मी का अपना फ़र्क स्टाइल है, 1 जनरल 2 ब्रिगेडियर, ये तीनों का ये पैनल होगा, तीनों ये फैसला करेंगे। उसके बाद ये आर्मी चीफ के पास जाएगा, आर्मी चीफ फिर उसको देखेगा कि इसको क्या करना है। अगर वो उसको करता है कि मैं इसको मतलब एग्री करता हूँ, देन ही विल बी पनिश्ड। ये मौक़िफ़ है। लेकिन एक तब्दीली ज़रूर आई है, जब ट्रायल से मुताल्लिक़ खबर आई है, चार्जशीट से मुताल्लिक़, तो फिर असेंबली में भी थोड़ा माहौल बदला है और वहाँ पर ये मुतालबा किया गया है कि किस तरह से कमीशन बनाया जा सकता है, किस तरह से ऐवान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर उनको इंसाफ दे सकता है। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ भी आपको दिखाएंगे, तीनों मेहमानों से सवाल भी करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। क्या वाकई ऐसा माहौल बन सकेगा इस्लामाबाद में कि तहरीक इंसाफ एहतजाज का रास्ता छोड़कर, सिविल नाफरमानी की तहरीक का रास्ता छोड़कर मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएगी और हुकूमत उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार भी होगी, उनके मुतालबात सुने भी जाएंगे और कोशिश ही की जाएगी कि उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा किया जा सके, क्योंकि ऐवान में आज इससे मुताल्लिक बात हुई है। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा है, देखिए। अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी नहीं। हम समझते हैं इस ईमान पे, इस जमहूरियत पे और इसके सिस्टम पे कोई थर्ड फोर्स काबिज ना हो। आप एक्ट कर ले, बहुत हो गया। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। अगर आप कमीशन नहीं बनाते तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। तारिक सिद्धू साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और फैसल लावडा कहते हैं कि बानी PTI को 9 मई को तस्लीम करना होगा, उसमें माफ़ी मांगनी होगी तो ही आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते। वो कह रहे हैं कि 9 मई की धूल को बिठाएं। जिन्हें सब कैसे उस धूल को बिठाया जा सकता है जो इस लेवल पे फैल चुकी है पूरे वर्ल्ड में। और नंबर 1, आप देखिए उन जितने चेहरे थे वहाँ पे जो अपना GHQ गए हैं, जो अपना कायद-ए-आज़म हाउस में गए हैं, उसमें से किसी और पार्टी का आपको बंदा नजर आया? और इन्होंने अमेर साहब, मिस्टर अमेर साहब मेरे साथ हैं, इन्होंने यास्मीन राशिद साहब को, जनरल अपना जो है अपना इनके सेनेटर एजाज चौधरी साहब, बाकी लोग, हसन न्याजी, किसी एक को नोटिस भी दिया कि आपने ये गलत किया? ये कब कहते हैं कि हमारा 9 मई से तल्लक को नहीं है, तो फिर ये किसी को नोटिस ही दे देते वहाँ पे। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने मामला है सब जुडिस है वहाँ पे, चूँकि अभी उसका नहीं, कल अपना हसन न्याजी का वालिद रो के वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बेचारा वहाँ पे हलकान हो गया, जिसका पुत्र अंदर है, बाप बेटा अंदर है, ज़ारा नेचुरली मतलब उनकी फीलिंग्स फ़र्क होंगी। तो मतलब हालांकि कितनी करीबी उनकी रिश्तेदारी है। तो एक और है, DG IAS ने एक और बात भी की है, एट दी बिहेस्ट ऑफ, अगर आपने ये जुमला पढ़ा है ना, तो उसमें इमरान खान साहब को नाम भी लिया उन्होंने 9 मई के हवाले से। तो अगर वो पढ़ ले तो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन देखेंगे क्या होता क्या। लेकिन ये कि ट्रायल उसी वक्त ही होगा उनका जब उनको सिविलियन कोर्ट कॉम्पिटेंट कोजेंट रीजंस आएंगी और फिर उनका, लेकिन ट्रायल हो सकता है, ये मेरे साथ एग्री करेंगे। वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि ना हो किसी का भी, लेकिन हो सकता है इस एक्ट के तहत। तो किस तरह से धूल बैठेगी 9 मई की? बैरिस्टर उमैर, किस तरह से हुकूमत आगे बढ़े तो तहरीक इंसाफ मान लेगी उनकी बात के जुडिशल कमीशन बनाना है, तहकीकात करनी है? तहरीक इंसाफ ये नहीं कह रही कि 9 मई हुआ नहीं है। 9 मई डिफरेंट जगहों पे तोड़फोड़ हुई, ठीक है ना। कहीं ऐसी जगह, सेंसिटिव जगह जहाँ लोगों को नहीं जाना चाहिए था, लोग दाखिल हुए। मगर कौन लोग दाखिल हुए? क्या सियासी लोग दाखिल हुए? क्या यास्मीन राशिद आपको अंदर जाती नज़र आई? क्या उसकी वो वीडियो मौजूद नहीं? वो कह रही है कि हमने अंदर नहीं जाना, ठीक है। वो प्रोटेस्ट डिफरेंट है। देखें, प्रोटेस्ट और टेररिज्म को अगर एक ही कटहरे में ला देंगे ना तो फिर ख़तरनाक है। इस फ़र्क को अलहदा करना है। बात है आज वीडियो फुटेजेस, अगर लाहौर की एग्जांपल ले लें, लिबर्टी से क्राउड निकला है, ठीक है, किस वक्त निकला है, लम्हा बलम्हा आपको पता है, और किन्होंने तोड़ फोड़ की दी है। उन शरपसंदों को आप अलहदा से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात है कि आज तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है। सेफ सिटी के कैमराज लाहौर में हर जगह लगे हुए हैं, आप क्यों नहीं यूटिलाइज़ कर रहे? वो एविडेंस क्यों नहीं सामने ला रहे? देखिए, आपने इन लोगों को अंदर किया हुआ है, यास्मीन राशिद वगैरह को, क्यों? मतलब आप सज़ा इसीलिए दे रहे हैं कि आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट है। उमर चीमा आपको पसंद नहीं आया क्योंकि एज गवर्नर उसने, ताहिर भाई को पता है उस वक्त MPA थे, कि मतलब वो इनके ओथ ही नहीं होने
दे रहे थे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर का, वो वाला गुस्सा आपने उससे निकालना है। तो इस तरह स्कोर सेटलिंग थोड़ी होती है। देखें, आज करें, अगर हमारे बंदों का आप साबित कर देते हैं कि जो अंदर हैं, ठीक है, उनको सजा देते हैं, फिर हम कहें तो वो एक डिफरेंट बात है। चीज़ को एस्टैब्लिश करें ना, एक महज़ब माशरे में रह रहे हैं, फौजदारी कवानीन है, या तो हम कहें कि जी दहशतगर्दी का ट्रायल नहीं हो सकता, आपने पर्चे काट लिए, ट्रायल को प्रोसीड करें, कोजेंट एविडेंस लाएं, फोरेंसिक करें, हर चीज़ को साबित करें। शैला साहब, इस मौक़िफ़ के साथ ये दोनों जमातें बैठ सकेंगी मुज़ाकरात के लिए? आपको मुमकिन नज़र आता है? देखें, मैं समझती हूँ कि जो इनकी सेकंड लीडरशिप है वो बैठना चाहती है और वो बैठेगी, लेकिन जहाँ से सबुटाइज होता है वो होगा। लेकिन मैं एक बात इनकी दोबारा करती हूँ, वो किसी एक तरफ से होता है या एक से ज़्यादा तरफ से? नहीं, इनके लीडर ही करते हैं। देखें, जियो फेंसिंग हुई है और बहुत जल्दी नहीं की गई। शुरू में जो नाम आए हैं उससे पहले भी बहुत सारे लोगों को छोड़ा भी गया है जिनका अपना कोई वकील नहीं था, और उन लोगों ने बात भी की है। फिर उसके बाद जिन पहले जो लोगों को हुई है सज़ा, उसमें अफ़गान भी हैं। अब आज जिन लोगों के नाम आए हैं, मुझे तकलीफ़ भी हुई। देखें, आपको अच्छा नहीं लगता, जैसे अभी उन्होंने कहा कि हफीज़ नियाज़ी साहब रो रहे थे, अच्छा नहीं लगा, लेकिन हसन तो बैरिस्टर है ना। क्या हसन को नहीं मालूम कि जिस तरह शरारत और बदतमीज़ी के दरमियान बारीक लकीर है, इसी तरह प्रोटेस्ट और टेररिज्म के दरमियान भी है। आप क्या कर रहे हैं? पेंट उठा के खड़े हो गए, क्या कर रहे हैं? कहाँ है गुस्सा भाई? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह का कोई जुडिशल मर्डर हो गया? कोड़े पड़ गए थे? क्या हो गया था? कितना अरसा हो गया था गिरफ्तार हुए हुए? अभी भी तो आप चुपचाप बैठे हैं कि आप पागल हो गए, गुस्सा ख़त्म ही नहीं हो रहा, चीज़ें तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, किसी तरह ख़त्म ही नहीं हो रहा। और अगले दिन लीडर कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार करेंगे तो फिर यही होगा। तो फिर इसके बाद आप मुझे बताएं कि मैंने एक स्टेटस लगाया था मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का कि एक प्रोटेस्ट में बैठी हैं, उनके सामने खारदार झाड़ियाँ और तीनों बच्चे लिए बैठी हैं। तो लीडर्स जो है ना, वो अपने बच्चे इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के बच्चे नहीं मरवाते, पहले खुद और अपने बच्चे। आप जो हैं वो क्या कर रहे हैं? तो अब जाहिर है कि एक उम्र होती है, उसमें बहुत जज्बात होते हैं। आपके लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपकी कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है, अनगाइडेड मिसाइल चल पड़े बस, और आप कह रहे हैं ऐसा होगा। तो फिर अगर इश्तियाल दिला दिया किसी सीनियर ने, तो फिर आगे तो कारकुन नहीं रुक सकता। अभी भी जब मैंने आपसे बात की तो मैंने एक मुहतात बात की कि जी सारे व्लॉगर्स ये बात कर रहे हैं कि इन लोगों को फ़ोन किया गया, लीडरशिप को। तो आपको एक कुछ तो सीखना है ना वक्त से। क्या करेंगे? देखें, इस्तेमाल की बात नहीं, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं जब इमरान खान साहब पर GHQ हमला केस में फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है और वो हसन नियाज़ी साहब का जिक्र कर रही हैं। असल में उनकी बहन जो है, उनको 9 मई के वाक़यात में कसूरवार करार दिया गया है। नहीं, देखें, हसन का जिस है ना, देखें, हसन कुछ इधर कोर कमांडर हाउस के अंदर तो नहीं गया, ठीक है, एक पता नहीं कौन अंदर से आया, बेवकूफ़ी किसी की, ठीक है, किसी ने शैतानी की, ठीक है, वो उसका मतलब प्ले हो गया, ठीक है, वो एक डिफरेंट स्टोरी। मगर बात है कि देखें, प्रोटेस्ट का हक़ है कि नहीं हमारी सोसाइटीज़ में, ये हम पहले इस चीज़ का फ़ैसला कर लें। अगर प्रोटेस्ट का हक़ ही नहीं है, हम प्रोटेस्ट किसी फॉर्म में टॉलरेट ही नहीं करते, हम प्रोटेस्ट का जवाब देंगे गोली से या टेररिज्म के मुकदमों से, तो हमारी सोसाइटी किधर जा रही है? देखें, कम से कम इसको तो देखें। आप कहते हैं कि हम आपको जूते भी मारेंगे, गोलियां भी मारेंगे और आप शोर भी ना करें, मतलब ये किस तरह की हम सोसाइटी बना रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि जियो फेंसिंग में, देखें, जियो फेंसिंग अगर करें, ठीक है ना, अगर 26 नवंबर का ही उठा लें तो पार्लियामेंट लॉजेस में मैडम खुद मौजूद थी, ठीक है, ये तो इस तरह सिर्फ तो किसी का भी सेफ गार्ड नहीं। आपने क्या देखना है कि मॉडर्न दौर है, रोल देखें, ठीक है, कैमरे की फुटेजेस हैं, बता रही हैं कि यार किसी ने रेड जोन क्रॉस किया है, पकड़ें, बिल्कुल उसका ट्रायल करें। मगर देखें, एक आम नॉर्मल प्रोटेस्टर है, प्रोटेस्ट की कॉल पे आया, अपने लीडर की कॉल पे आया है, तो उसने रिस्पॉन्ड करना है। पॉलिटिकल वर्कर्स की ट्रेनिंग है ये, ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो हिस्सा ही नहीं बने, ठीक है, अगर वो वर्कर हैं तो उन्होंने पार्टी की कॉल को रिस्पॉन्ड, मगर आप उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करें, किस तरह से ट्रीट करें, कम अज़ कम इस चीज़ को तो देखें। और आज जो बैरिस्टर गौर साहब ने बात की, चले वो कम अज़ कम उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपनी स्टेटमेंट में कोई शोधा को डिसओन कर रहे हैं। देखिए, शोधा के लिए पूरी KPK गवर्नमेंट टेक केयर कर रही है, उनके लिए जो है ना मॉनेटरी कॉम्पनसेशन कोई बड़ी कॉम्पनसेशन नहीं होती, मगर फिर भी हर लिहाज से कर रही है, जॉब्स के लिहाज से भी फैसिलिटेट करेगी। हम अपने वर्कर्स को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, लेकिन वो तो बैरिस्टर गौहर जो खुद तादाद बता चुके, वो तो 12 है।
देखें और खोसा साहब 278 उस पर अलग एक बहस जारी है इस वक्त मुल्क में। देखें तादाद का, देखें तादाद से ज़्यादा मैटर क्या करते हैं, इंसानी जानें गई हैं, और इंसानी जानें दोनों तरफ से गई हैं जो नहीं जानी चाहिए थी। और ये क्यों गई हैं, ये रवैयों का फ़र्क है। देखें हमें इंश्योर करना चाहिए कि कल को ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा। और जो जाने गई हैं, इन चीज़ों को कमीशन बनाने का मकसद क्या है कि प्रोज एंड कॉन पता चलें किस एंड से गलती थी, ताकि किसी एक प्लॉजिबल सेटलमेंट की तरफ तो जाए। देखें इस मुल्क में हमने इकट्ठे को एग्जिस्ट करना उसका है ना। रास्ता एक ही है कि कमीशन बना दे। वो बन सकता है नहीं, हुकूमत क्या सोच रही है, मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, ताहिर साहब से भी पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। ताहिर संधू साहब, अगर वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना दें और वो खुद इसको तस्लीम कर रहे हैं कि उसको आगे बढ़ेंगे, तो फिर वो ये शराइत भी होंगी कि कमीशन बनता है तो उसके नतीजे में जो फैसला सामने आता है, जो तहकीकात होती है, उसको कबूल करेंगे, तो ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया जा सकता। जिन्हें सबसे पहले मुझे अगर आप 30 सेकंड दे दो तो आई वुड लाइक टू रीड एक आर्टिकल पढ़ना चाहता हूँ। आर्टिकल 19, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम of speech and expression, and there shall be freedom of press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or in the integrity, security, defense of Pakistan or any part therefore, friendly relations with foreign state, public order, decency or morality, or in relation of contempt or of court, commission or incitement of the offence. Yes, there is a freedom of expression, but there are some conditions. ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट्स में आता है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे इनकी एप्लीकेशन जो थी खान साहब की, उसको नंबर लग गया। पहले उस पर एतराज़ात लगे थे और वो उसको नंबर लग के उनको समात के लिए भी हो गई है दाखिल। तो जो भी होगा देखी जाएगी। लेकिन हम बार बार दोबारा हम कह रहे हैं कि ये जो मोहब्बत और मुज़ाकरात है ना, ये जो होते हैं ना, ये शब्दों पर नहीं होते। ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि प्री कंडीशंस कर ले, इस तरह से नहीं होगा। बैठे अपने उधर से भी बैठे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं इन 3 जमातों से मुज़ाकरात नहीं करूँगा, ज़रदारी साहब मेरी गोली के निशाने पर बन सकता है कमीशन। इट डिपेंड्स ऑन द सुप्रीम, जो आईनी अदालत उसके सामने चला गया केस लग गया। अच्छा शैलजा साहबा, एक तो जमीयत उलमा इस्लाम अपने एहतजाज की कॉल पर कायम है, लेकिन पीपल्स पार्टी की भी बड़े इख्तलाफात चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से वो कह रहे हैं हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे, जो पावर शेयरिंग तय हुई थी उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। कितने संगीन है इस वक्त वो इख्तलाफात? ऐसा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब से मिलना भी नहीं चाहते थे बिलावल भुट्टो साहब किसी मौके? अब ये तो मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं उनकी तर्जुमान नहीं, लेकिन 2 फोरम हैं। एक तो है CCI और एक है NEC, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये दोनों मौजूद हैं, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। CCI को हर 3 महीने के बाद होना चाहिए, और NEC जो है वो भी उसके कम से कम साल में 2 इजलास तो होने ही होने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। इनसे भी यही शिकायत थी, इनसे भी यही शिकायत है कि जब ये दोनों प्लेटफॉर्म मौजूद हैं तो अगर इस पे बैठ के बात हो जाएगी। आपने अभी तक CCI का एक इजलास ही नहीं बुलाया, 3 इजलास होने चाहिए थे, तो और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का भी नहीं। तो जब हम कह रहे हैं कि 27% हमारा जो ड्यू शेयर बनता है उसमें से आप हमें कम दे रहे हैं, या ये कि जो हमारे सूबे के राइट्स हैं जिसमें ख़ास तौर पे बहुत तूफ़ान उठा हुआ है कि आपने हमसे पूछे बगैर, बात किए बगैर, इतना बड़ा फोरम मौजूद है, आप नहरें निकाल रहे हैं हमारे पास। हम लोअर राइपेरियन है और हक ही हमारा है यूनिवर्सल। ट्विस्ट आ गया ना कि आप शहबाज शरीफ साहब से नाराज़ हो रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, आसिफ जरदारी साहब से नाराज़ थे। नहीं, जरदारी साहब ने वो किया है जिस पे ख़ुद ये सिग्नेटरी हैं कामरान मुर्तज़ा साहब। उन्होंने ख़ुद जो है सलमान अकरम राजा के साथ बैठ के उनके दौरे हुकूमत में लॉ बनाया था, उन्होंने वो याद दिलाया है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे सदर जरदारी साहब का ऑब्जेक्शन आया है, जिसमें से कुछ एजुकेशन से रिलेटेड बिल्स गए थे उस पर भी कि यूनिवर्सिटी जो है अब ये प्रोविंशियल मैटर है, इधर ना वक्त कम है। ताहिर साहब, ये एतराज़ात पे बात हो रही है कोई? आज बात हुई है, मीटिंग हुई है, और अभी आज तय भी हुआ कि जितने भी हमारे कॉमनैलिटीज़ इश्यूज़ हैं हम इस पे मिलके कल या परसों इकट्ठे बैठ के इनको हल करेंगे। आज ही बड़ा बहरान नहीं होना। नहीं, अल्लाह रहम करे, पीपल्स पार्टी हमारे साथ है और हमने बहुत सीखा दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ चल के भी। अब ऐसा काम नहीं होगा जी। ये सब क्या अब चल पड़ी है लहर, पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे, बैठ के बातचीत होगी, सब आपको लग रहा है? सब देखिए मुज़ाकरात तो चलेंगे इंशाल्लाह, लग रहा है, मगर बात ये है कि मैंडेट का इशू बनेगा। इन्हें मैंडेट उस इलेक्शन के वाले की नहीं बात कर रहा, बात है कि अगर ये किसी और की तरफ देखेंगे तो इनकी लिमिटेशंस आएंगी। अगर ये ख़ुद फैसले करें, अपने ज़हन से करेंगे, तो फिर मैं नहीं समझता पॉलिटिकल फोर्सेस में इतना क्वेश्चन होता है, गिव एंड टेक करके वो चीज़ मामले का हल निकाल सकती हैं, तो ये हल निकल सकता है। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी।